हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और शिक्षा शास्त्र के इस पेपर में हम लोग चौथे यूनिट का अध्ययन करेंगे। 3 यूनिट का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग चौथे यूनिट में देखेंगे और जैसा कि मैंने आप लोग को सिलेबस में बताया था कि आपका जो यह चौथा यूनिट है वो व्यवहार के निर्माण यानी व्यवहार की नींव क्या होती है, व्यवहार का रचना कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को आज पढ़ना है कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, सहज वृत्तियां क्या होती हैं। उसके बाद फिर हम लोग को देखना है कि संवेदना किसे कहते हैं यानी सेंसेशन क्या होती है। फिर उसके बाद परसेप्शन क्या होता है यानी अनुभूति क्या होती है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। और फिर उसके बाद हम लोग को देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है यानी संप्रत्यय किसे कहते हैं, अवधारणा क्या होती है, संप्रत्यय कैसे बनाया जाता है, संप्रत्यय का निर्माण कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग को देखना है। और फिर इसके बाद देखना है कि इन सब चीजों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, एक शिक्षक के लिए इसका क्या महत्व है और स्टूडेंट के लिए इसका क्या महत्व है। तो चलिए आइए देखा जाए कि व्यवहार की नींव कैसे होती है, व्यवहार का निर्माण कैसे होता है और इसका छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखिए, आज जैसा कि हम लोग को पढ़ना है यूनिट 4 और इस यूनिट का नाम है फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का आधार कहिए, चाहे व्यवहार की नींव कहिए, चाहे व्यवहार का निर्माण कहिए, चाहे व्यवहार की रचना कहिए, इसको कुछ भी कहिए, लेकिन इंग्लिश में होता है फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार कैसे निर्मित किया जाता है, कैसे स्टूडेंट के अंदर व्यवहारों की रचना की जाती है। तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और वो कैसे कैसे व्यवहार के निर्माण में योगदान देती हैं। तो उनमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंस्टिंक्ट्स के बारे में। इंस्टिंक्ट्स को हिंदी में कहते हैं सहज वृत्ति या मूल प्रवृत्ति। तो आइए चलिए देखा जाए कि ये सहज वृत्ति या मूल प्रवृत्ति क्या होती है और यह व्यवहार के निर्माण में किस प्रकार से योगदान देती है। तो देखिए, सहज वृत्ति या मूल प्रवृत्तियां वे जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो किसी जीव के व्यवहार को स्वाभाविक रूप से संचालित करती हैं यानी किसी भी जीव के व्यवहार को संचालित करने के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं या अपने आप होती हैं, स्वचालित होती हैं, वही कहलाती हैं सहज वृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां। ये जो प्रक्रियाएं होती हैं स्वाभाविक प्रक्रियाएं होती हैं जिनके लिए सीखने या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती यानी ये ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके लिए किसी भी प्रकार की सीखने की जरूरत नहीं होती है, ना तो किसी अनुभव की जरूरत होती है। सहज वृत्ति जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है और यह जैविक रूप से संचालित होती है। सहज वृत्ति की देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। सहज वृत्ति जन्मजात होती है यानी किसी भी बालक में, किसी भी बालिका में जो सहज वृत्तियां पाई जाती है, इंस्टिंक्ट पाई जाती हैं, वो जन्मजात होती है यानी ये जन्म से ही होती हैं और इन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी विशेषता यह सर्वव्यापक होती है यानी यूनिवर्सल होती है यानी एक ही प्रजाति के सभी जीवों में समान सहज वृत्तियां पाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई जीव है, चाहे मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे शेर हो, तो उसमें सभी शेरों में एक ही प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी। उसी प्रकार सभी इंसानों में एक ही प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो ये जन्मजात होती है, सर्वव्यापक होती है। और तीसरी चीज, यह स्वचालित होती है यानी ऑटोमेटिक यानी यह अपने आप चलती है, इसको किसी को चलाने की जरूरत नहीं होती या कहने या करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप होती है। जैसे देखिए, किसी बालक को देखने के लिए सिखाना नहीं पड़ता। बालक जब जन्म लेता है उसके बाद खुद ही धीरे धीरे प्रकृति उसको देखना सिखाती है यानी खुद ही देखने लगता है। उसी प्रकार से देखिए, उसको खाने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जैसे ही खाने लायक होता है अपने आप धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से देखिए, उसको बोलने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप ऑटोमेटिक होती। देखिए, चौथी विशेषता है आवश्यकता आधारित होती है यानी नीड बेस्ड होती है। ये जो भी प्रवृत्तियां होती है जीव के अस्तित्व के लिए,
उसकी सुरक्षा के लिए और विकास के लिए आवश्यक होती है। यानी जैसे ही कोई डरावनी चीज आप देखेंगे तो आप अपने आप वहां से भाग जाएंगे, उसके लिए कोई कहेगा नहीं। या फिर आपके हाथ पैर पे कोई मक्खी बैठ रही है, कोई मच्छर बैठ रहा है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक आप उसको हटाओगे या भगाओगे। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये अपने आप होती हैं और आवश्यकता के आधार पर होती हैं। ये परिवर्तनशील नहीं होती, यानी अनचेंजेबल होती हैं। सहज प्रवृत्तियां स्थायी होती हैं और सामान्य परिस्थितियों में नहीं बदलती हैं। सहज वृत्तियों के देखिए प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट क्या होते हैं। आहार संबंधी सहज वृत्तियां, यानी प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता और उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति, यानी हर व्यक्ति को भूख लगती है और भूख लगने पर उसको भोजन चाहिए। ये भी क्या है, एक प्रकार की सहज वृत्ति है या मूल प्रवृत्ति है। तो ये आहार संबंधी होती है। उदाहरण देखिए, नवजात शिशु का स्तनपान करना। जो छोटे बच्चे होते हैं अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपने आप होता है, उनको भूख लगती है तो वो फिर दूध पीने के लिए खोजते हैं। उसी प्रकार से देखिए आत्म संरक्षण, यानी सेल्फ परसुएशन इंस्टिंक्ट, यानी खुद को खतरे से बचाने की प्रवृत्ति। यानी जब कोई व्यक्ति खतरा देखता है, किसी चीज का भय होता है, उसको डर होता है, तो उसको देखकर पीछे हट जाता है या फिर वहां से भाग जाता है। देखिए आग देखकर पीछे हट जाना और डरने पर भाग जाना। उसी प्रकार से देखिए प्रजनन संबंधित मूल प्रवृत्ति या सहज वृत्ति, यानी रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट, प्रजनन के माध्यम से वंश वृद्धि की प्रवृत्ति। यानी इसका उदाहरण क्या हो गया कि पशुओं का प्रजनन काल में स्वाभाविक रूप से साथी की तलाश करना। उसी बात देखिए अगला है मातृत्व प्रवृत्ति, यानी बच्चों की देखभाल और रक्षा की प्रवृत्ति। उदाहरण देखिए हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा करना चाहते, उनके अंदर अपने आप यह प्रवृत्ति आती है, डेवलप होती है। उसी प्रकार से देखिए जिज्ञासा प्रवृत्ति, यानी क्यूरियोसिटी इंस्टिंक्ट। इसमें देखिए क्या होता है, नए ज्ञान और अनुभव को जानने की स्वाभाविक प्रवृत्ति। हर बालक, हर व्यक्ति नई नई चीजें जानने के लिए क्यूरियस रहता है। तो यह भी एक प्रकार की क्या है, सहज वृत्ति या मूल प्रवृत्ति है। इसका उदाहरण देखिए बच्चे का नई चीजों को छूकर, देखकर या सुनकर समझने की कोशिश करना। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं जब किसी चीज को देखते हैं तो उसके बारे में वो जानने का प्रयास करते हैं, वो अपने गार्जियन से, अपने से बड़ों से उसके बारे में पूछते हैं और जब तक उनको उसका जवाब नहीं दिया जाता है तब तक वो शांत नहीं होते हैं। तो ये जिज्ञासा प्रवृत्ति कहलाती है। अब देखिए शिक्षण और अधिगम में सहज वृत्ति या मूल प्रवृत्ति की क्या भूमिका होती है। तो देखिए सहज वृत्तियां मनुष्य के सीखने और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहले देखिए क्या है, जिज्ञासा प्रवृत्ति और सीखना, यानी मनुष्य किसी भी कार्य को सीखने के लिए पहले जिज्ञासा व्यक्त करता है और फिर उसके आधार पर उस चीज को सीखता है। देखिए मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नई चीजों को जानने की जिज्ञासा होती है और यह प्रवृत्ति उसको सीखने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए देखिए जब एक बच्चा किसी नई चीज को देखता है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। शिक्षक इस जिज्ञासा को प्रोत्साहित करके अधिगम को रोचक बना सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट किसी बात को जानना चाह रहा है, उसके अंदर उस बात को जानने की इच्छा हो रही है, तो टीचर को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी जिज्ञासा को डांट कर या उसको अपमानित करके बंद खत्म कर देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वह स्टूडेंट नई नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और उसके अंदर बेहतर तरीके से अधिगम कराया जा सकता है। दूसरी देखिए क्या चीज है, आत्म संरक्षण प्रवृत्ति और समस्या समाधान, यानी शिक्षण अधिगम में आत्म संरक्षण प्रवृत्ति और समस्या समाधान अधिगम के द्वारा बच्चों को इसका बेहतर उपयोग कराया जा सकता है। देखिए जब छात्रों को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो उनकी आत्म संरक्षण प्रवृत्ति उन्हें समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए देखिए गणित की कठिन समस्या का हल निकालने का प्रयास करना। जब किसी स्टूडेंट को कोई कठिन प्रश्न दे दिया जाता है तो वह उस कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने का
बहुत प्रयास करता है। यानी वह अपने आत्म संरक्षण के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए सोचता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लूं तो मेरी प्रशंसा की जाएगी, मेरी लोग बड़ाई करेंगे। तो ये चीजें उसको बेहतर बनाती हैं। उसके बाद देखिए अगली चीज है अनुकरण की प्रवृत्ति और सीखना। बच्चे अपने माता पिता, शिक्षक या दोस्तों के व्यवहार का अनुकरण यानी अनुकृति करते हैं और उसके आधार पर वो नई नई चीजें सीखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बच्चा अपने शिक्षक के बोलने के तरीके को सीखता है जिससे भाषा का विकास होता है। यानी बच्चों को जब टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर किसी चीज को कैसे बोल रहे हैं, कैसे व्यक्त कर रहे हैं, बच्चे उसी चीज को सुनकर उसी तरीके से व्यक्त करते हैं। उसके बाद देखिए सामाजिक प्रवृत्ति, सोशल इंस्टिंक्ट और समूह अधिगम। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और समूह में सीखने की प्रवृत्ति रखता है। इसका उदाहरण देखिए क्या है, समूह चर्चा, परियोजना कार्य और समूह में अध्ययन करने से सहयोग और विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह कुछ लोगों के साथ बैठकर उनसे बातें करके उनके साथ मिलजुल कर किसी काम को सीखना बहुत पसंद करता है। अगर किसी स्टूडेंट को क्लास में अकेले पढ़ाया जाए तो वो असहज महसूस करता है, उसको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है और सिखाने वाले को भी बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन जैसे ही उसको कुछ लोगों का साथ मिल जाता है तो उसका सीखना बहुत आनंदमय हो जाता है और उसको अच्छा लगता है, वो जल्दी सीखता है। फिर देखिए मातृत्व प्रवृत्ति और देखभाल। शिक्षक में बच्चों के प्रति मातृत्व प्रवृत्ति होती है जिससे वे छात्रों की जरूरतों को समझकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। यानी टीचर के अंदर अपने बच्चों के तरह ही क्लास के बच्चों को भी देखने की प्रवृत्ति, यदि वो अपने बच्चों की तरह ही क्लास के बच्चों को भी देखते हैं तो वो उनके अंदर बेहतर तरीके से अधिगम कराने का प्रयास करते हैं, नई नई चीजें बताने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सहजवृत्ति शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए देखिए शिक्षकों को क्या सुझाव दिया जा सकता है, इसमें कहा जाता है कि प्राकृतिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी किसी भी स्टूडेंट के अंदर अगर किसी भी प्रश्न को पूछने की जिज्ञासा जागृत हो रही है या किसी नई बात को जानने की जिज्ञासा जागृत हो रही है तो स्टूडेंट को डांट कर बैठा नहीं देना चाहिए, बल्कि टीचर को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और भी प्रश्न पूछने के लिए और उसको सम्मान देना चाहिए। उसी प्रकार देखिए दूसरा सुझाव क्या है, अनुकरण का सही उपयोग करें। यानी शिक्षक को आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे सही चीजों का अनुकरण करें। यानी शिक्षक को ऐसा किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका अनुकरण करके बच्चों में गलत चीजें विकसित हों। तीसरी चीज क्या है, सकारात्मक वातावरण बनाए। यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें क्लास में जिससे बच्चों को अपनी सुरक्षा, सम्मान और वातावरण में बच्चों के आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति को संतुलित बनाया जाए और वे बिना डर के सीख सकें। यानी कक्षा में भय का वातावरण नहीं बनाया जाए। जैसे भय का वातावरण अगर कोई टीचर बनाता है तो बच्चा सीखना भी चाहता है तो डर के मारे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही है तो चुपचाप बैठा रहता है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कक्षा का वातावरण एकदम पॉजिटिव होना चाहिए जिससे बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकें। उसके बाद देखिए समूह गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। यानी बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य को करना चाहिए, उनको उसी प्रकार का कार्य देना चाहिए। विभिन्न प्रकार की परियोजना आधारित कार्यों को देना चाहिए जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग के साथ काम को करेंगे जिससे उनके अंदर सीखने की जो क्षमता है बेहतर विकसित हो। अब देखिए इस मूल प्रवृत्ति या सहज वृत्ति का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि सहज वृत्ति मनुष्य के व्यवहार का आधार होती है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि शिक्षक बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को पहचान कर उनका सही दिशा में विकास करें तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली और आनंददायी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखे इंस्टिंक्ट के बारे में देखा। अब देखिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है संवेदना, जिसको हम लोग सेंसेशन भी कहते हैं। यानी इंग्लिश में सेंसेशन, हिंदी में संवेदना।
ये देखिए क्या होती है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारी इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स बाहरी वातावरण से मिलने वाली उत्तेजनाओं यानी स्टिमुली को महसूस करते हैं। यानी सेंसेशंस किससे रिलेटेड है, हमारे सेंस ऑर्गन से। यानी हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी चीज का अनुभव करते हैं और फिर उसी के आधार पर हमारे अंदर संवेदना का निर्माण होता है। देखिए, यह अधिगम की पहली अवस्था होती है जिसमें हमारा मस्तिष्क उन सूचनाओं को ग्रहण करता है जिन्हें हमारी इंद्रियां अनुभव करते हैं। यानी हमारी इंद्रियां किसी भी बात को, किसी भी चीज को अनुभव करेंगी और फिर उस चीज को मस्तिष्क में भेज देंगी और मस्तिष्क फिर उससे संबंधित अवधारणा का निर्माण करता है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं संवेदना की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन। देखिए, पहली विशेषता क्या होती है कि यह इंद्रिय आधारित होता है, यानी यह सेंस ऑर्गन के आधार पर निर्मित होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे अंदर 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं जिनके माध्यम से ही हमें किसी भी चीज का अनुभव होता है। किसी चीज को देखकर होता है, तो किसी चीज को सुनकर होता है, किसी के स्पर्श से होता है, फिर किसी चीज का स्वाद जीभ से होता है चख कर, और किसी चीज को नाक से सूंघ कर होता है। तो इन्हीं पांचों के आधार पर हम किसी चीज का अनुभव करते हैं और फिर उसी के आधार पर हमारे अंदर संवेदना का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता क्या है, एक सीधी प्रक्रिया यानी डायरेक्ट प्रोसेस है। यह प्रक्रिया सीधे वातावरण से जुड़ी होती है और बाहरी उत्तेजना से तुरंत प्रतिक्रिया होती है। तीसरी विशेषता सामान्य अनुभव होता है यानी बेसिक एक्सपीरियंस। संवेदना सिर्फ अनुभव है, इसमें जानकारी का कोई विश्लेषण या अर्थ नहीं होता है। यानी अनुभव होता है, इसमें एनालिसिस नहीं किया जाता है किसी भी अनुभव करने के बाद तब जाके किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका अर्थ निकाला जाता है, बताया जाता है। यह देखिए अस्थाई नहीं होती यानी टेम्पोरेरी होती है। जब तक कोई उत्तेजना होती है संवेदना बनी रहती है, जैसे ही उत्तेजना समाप्त होती है संवेदना भी समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से देखिए अगली विशेषता है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। यानी यह स्वाभाविक रूप से होती है, इसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए संवेदना के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंसेशन। तो देखिए पहला संवेदना क्या होता है, दृश्य संवेदना, यानी ऐसी संवेदना जिसको हम अपनी आंखों से देखकर प्राप्त करते हैं, जिसमें देखिए हमारी आंखें रोशनी, रंग, आकार आदि को देखती हैं और फिर उसको महसूस करती हैं। उदाहरण के लिए देखिए एक लाल रंग का फूल देखना, ये कैसे हो रहा है, दृश्य रूप से। दूसरी संवेदना होती है श्रवण संवेदना, यानी जब हमारे कान ध्वनि या आवाज को महसूस करते हैं तो उसके आधार पर हमारे अंदर किसी संवेदना का निर्माण होता है, जिसको देखिए उदाहरण के रूप में पक्षियों की चहचहाट सुनना। उसी प्रकार से देखिए स्पर्श संवेदना यानी टेक्टाइल सेंसेशन, जब त्वचा के माध्यम से किसी चीज को छूने, गर्मी, ठंडक या दबाव को महसूस किया जाता है तो स्पर्श संवेदना निर्मित होती। जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला देखते हैं, या फिर उसको छूने के बाद हमको गर्माहट, ठंडक महसूस होती है, तो ये स्पर्श संवेदना कहलाती है। जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप गर्म चाय के कप को छूने पर गर्मी का अनुभव होता। उसी प्रकार से देखिए अगली है स्वाद संवेदना यानी गस्टेटरी सेंसेशन, जब हमारी जीभ विभिन्न स्वादों को महसूस करती है, जिसमें देखिए खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तो इस प्रकार की संवेदना का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए देखिए आम का खट्टा स्वाद महसूस करना। और जो पांचवी है वो घ्राण संवेदना है यानी ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, जब हम नाक से किसी चीज को सूंघ कर उसकी गंध को महसूस करते हैं तो ये ऑल्फैक्टरी सेंसेशन या घ्राण संवेदना के अंतर्गत आती है। इसका उदाहरण देखिए फूलों की खुशबू महसूस करना, या किसी भी प्रकार की खुशबूदार चीज हो तो उसको नाक के द्वारा सूंघ कर संवेदना का निर्माण होता है। अब देखिए शिक्षण और अधिगम में संवेदना की क्या भूमिका है। जैसे सहज वृत्ति की शिक्षण अधिगम में भूमिका हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार से इसका भी देखेंगे।
तो देखिए संवेदना शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करती है। यानी हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सबसे पहली बार ज्ञान का निर्माण होना शुरू होता है। यानी हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने सेंस ऑर्गन का ही उपयोग करते हैं, उसी के आधार पे हम ज्ञान को निर्मित करना शुरू करते हैं। तो देखिए इसका शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कैसे उपयोग है, ये क्योंकि यह ज्ञान का पहला चरण होता है। यानी अधिगम की शुरुआत संवेदनाओं से ही होती है। जब बच्चे किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं या सूंघते हैं तो वे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लास में जैसे ही टीचर के द्वारा कोई चीज बच्चों को बताई जाती है, दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, तो सबसे पहले वो उसी के आधार पर ज्ञान का निर्माण करना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि एक बच्चा गेंद को छूकर उसकी बनावट, वजन और आकार के बारे में जानता है। उसी प्रकार से देखिए शिक्षण अधिगम में इसका उपयोग, यह रोचक और प्रभावी अधिगम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जब विभिन्न इंद्रियां सक्रिय होती हैं तो अधिगम अधिक रोचक और स्थायी होता है। यानी बच्चों को किसी चीज को पढ़ाना है, सिखाना है, तो उनको उस चीज को दिखाइए, उसकी आकृति दिखाइए, उसके आकार को स्पर्श कराइए। उस अगर किसी जीव जंतु के बारे में पढ़ाना है तो उसकी आवाज को सुनाइए, तो उससे क्या होगा, उसका अधिगम बहुत रोचक हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए विज्ञान प्रयोगों में बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव देने से बेहतर, यानी देखिए कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसमें बच्चों को उन सब चीजों को प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाकर, उनको टच कराकर और समझाकर बताया जाएगा तो उनका अधिगम बहुत बेहतर होगा, स्थायी होगा। तीसरी चीज क्या है, बहुइंद्रिय शिक्षण, यानी मल्टी सेंसरी टीचिंग करके छात्रों को बेहतर तरीके से अधिगम कराया जा सकता है। देखिए यदि शिक्षक दृश्य, श्रवण और स्पर्श इंद्रियों का समन्वय करके पढ़ाई कराए तो ज्ञान अधिक गहराई से आत्मसात होता है। यानी टीचर के द्वारा विभिन्न प्रकार के सेंस ऑर्गन का उपयोग एक साथ करके पढ़ाया जाए तो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और वह उनका जो अधिगम होगा वो ज्यादा देर तक के लिए स्थायी होगा। इसका उदाहरण देखिए, दृश्य चित्रों का उपयोग करना, श्रवण कहानी सुनाना, स्पर्श प्रायोगिक गतिविधियां कराना। चौथी चीज देखिए क्या है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है। यानी संवेदनाओं के माध्यम से बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे रंगीन चित्र और ध्वनियों का उपयोग बच्चों का ध्यान आकर्षित करता है। क्लास में पढ़ाते समय देखिए छोटे बच्चों को रंग बिरंगी चीजें दिखाई जाती है, रंग बिरंगी किताबों को पढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है, बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है। और विभिन्न प्रकार की आवाजों को सुनाकर, बताकर, देखिए टीचर छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो गाकर, परफॉर्म करके, तरह तरह की आवाजें निकाल कर उनको बताते हैं। इससे क्या होता है, उनका अधिगम बहुत बेहतर होता है। अगली क्या है उपयोगिता, अनुभवात्मक अधिगम, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। बच्चे प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से संवेदनाएं के सक्रिय करके सीखते हैं, जिससे बच्चे अवधारणाओं को अधिक गहराई से समझते हैं। यानी बच्चे जब उस चीज को अपनी आंखों से देखकर, अपने हाथों से छूकर, अपने कानों से सुनकर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे तब उस चीज को बेहतर तरीके से सीखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी स्टूडेंट को देखिए बागवानी के बारे में पढ़ाना है तो बागवानी के लिए बच्चे मिट्टी को छूते हैं, बीजों को देखते हैं और पौधों की खुशबू को महसूस करते हैं। यदि किसी टीचर को बच्चों को बागवानी के बारे में पढ़ाना है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से बागवानी करा के, उसको दिखा के, हर चीज छू टच करा के जब कराया जाएगा तो फिर बागवानी का बेहतर तरीके से अधिगम करेगा, उस चीज को कभी भूलेगा नहीं। अब देखिए इसके लिए शिक्षकों को क्या सुझाव दिया जाए। पहली चीज, इंद्रियों का सक्रिय उपयोग करें। यानी बच्चों को पढ़ाते समय उनकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहिए। यानी बच्चों को देखने, सुनने, छूने और अनुभव करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरी सुझाव क्या है, व्यवहारिक गतिविधियां कराएं। यानी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल कार्य करवाएं और अनुभवात्मक गतिविधियों में उनको भाग लेने का मौका दें। यानी खुद से वो अनुभव करके सीखें तो उससे बेहतर तरीके से वो सीख पाएंगे। उसके बाद देखिए, चित्र और ध्वनियों का प्रयोग करें। यानी अवधारणाओं को समझाने के लिए
चित्र, मॉडल और ऑडियो वीडियो साधनों का उपयोग करेंगे तो उससे अधिगम बहुत प्रभावी होगा। बच्चे ज़्यादा आसानी से और बेहतर तरीके से सीखेंगे। अगली सुझाव क्या है, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। यानी बच्चों को उनकी संवेदनाओं के आधार पर, बच्चे जैसा महसूस कर रहे हैं, जैसा उनको फील हो रहा है, उसी के आधार पर वो प्रश्न पूछने के लिए हमेशा तत्पर रहें, तब जाके वो अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगला सुझाव है पर्यावरण आधारित शिक्षण। यानी बच्चों को प्रकृति के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर वास्तविक वस्तुओं को देखने और महसूस करने का अवसर दिया जाए, तब जाके बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे और शिक्षा में इसका उपयोग अच्छे तरीके से करना संभव हो सके। तो इसका देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आया कि संवेदना अधिगम की नींव होती है। जब शिक्षक बच्चों की संवेदनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करते हैं तो बच्चों का ज्ञान गहरा होता है, स्थायी होता है और प्रभावी होता है। इसीलिए देखिए बहु इंद्रिय यानी मल्टी सेंसरी शिक्षण पद्धति को अपनाना सीखने की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को क्लास में पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के सेंस ऑर्गन का उपयोग करके उनको पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, तब जाके बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं और वो सीखी गई चीज उनके लिए बहुत लंबे समय तक काम आती है, स्थायी होती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो टर्म है उसको देख लेते हैं। अगला टर्म है देखिए परसेप्शन, अनुभूति। देखिए परसेप्शन, इसको अनुभूति भी कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं, प्रत्यक्षण भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको परसेप्शन कहते हैं। तो देखिए यह किस प्रकार से व्यवहार के निर्माण में उपयोगी होती है, इससे किस प्रकार से शिक्षण अधिगम में बेहतर कार्य किया जा सकता है। देखिए अनुभूति यानी परसेप्शन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा मस्तिष्क संवेदनाओं को व्यवस्थित, व्याख्यायित और अर्थपूर्ण बनाता है। यानी हम किसी भी प्रकार की संवेदना जब प्राप्त करते हैं तो उस संवेदना को हमारे मस्तिष्क के द्वारा अर्थपूर्ण बनाया जाता है, व्यवहारिक बनाया जाता है, तो उसी चीज को अनुभूति कहा जाता है। यानी हमने अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा किसी भी प्रकार का संवेदना प्राप्त किया और फिर उस संवेदना के आधार पर हमारे मस्तिष्क में उससे संबंधित अवधारणा का निर्माण होगा, उसका सही अर्थ निकाला जाएगा, उसको व्याख्यायित किया जाएगा, उसको व्यवस्थित किया जाएगा, तब जाके हम उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं। देखिए संवेदनाएं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी वस्तु को देखना, सुनना, छूना अधिगम की प्रारंभिक अवस्था होती है, लेकिन जब हम उन संवेदनाओं को समझकर उनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। यानी हमने किसी चीज को देखा और फिर उसको समझकर कुछ निष्कर्ष निकाला, यानी कुछ अर्थ निकाला। यानी हमको दूर से अगर दिख रहा है कि आसमान में धुआं उड़ते हुए दिख रहा, तो हमारी आंखों ने संवेदना क्या ग्रहण किया कि धुआं दिख रहा है, यानी इसका मतलब अब कुछ भी हो सकता है, या तो वहां आग लगी होगी या फिर वहां कुछ और कारण होगा। तो इससे हमको क्या मिला, एक प्रकार की अनुभूति। अब देखिए अनुभूति की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। पहली चीज देखिए इसकी विशेषता क्या है, यह मस्तिष्क आधारित प्रक्रिया, यानी अनुभूति हमारे मस्तिष्क के द्वारा संचालित की जाने वाली एक प्रक्रिया है और यह मानसिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। इसमें संवेदनाओं का विश्लेषण करके उन्हें अर्थ प्रदान किया जाता है। दूसरी विशेषता क्या है, यह व्यक्तिगत अनुभव यानी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। अनुभूति व्यक्ति विशेष के अनुभवों, भावनाओं और पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को परसेप्ट करता है, परसेप्शन का निर्माण करता है, तो वो उसका अपना पर्सनल होता है। यानी किसी चीज को देखकर 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो अलग अलग उनके अंदर परसेप्शन निर्मित होगा। कोई बच्चा किसी चीज के बारे में क्या परसेप्शन करता है, कोई क्या करता है, तो सबका अपना अपना पर्सनल व्यक्तिगत होता है। यह देखिए एक सक्रिय प्रक्रिया यानी एक्टिव प्रोसेस है। इसमें मस्तिष्क सक्रिय रूप से जानकारी का विश्लेषण करता है और उसके अर्थ को समझता है। चौथी विशेषता, यह सीखने पर आधारित होती है, यानी लर्निंग बेस्ड होती है। अनुभूति का विकास अनुभव,
शिक्षा और परिस्थितियों के अनुसार होता है। यदि किसी बच्चे को किसी चीज की अनुभूति हुई तो उस अनुभूति को वो पहले किसी भी प्रकार से अगर देखा हो, किया हो, या फिर उसको शिक्षक के द्वारा पढ़ाते समय या किसी गार्जियन के द्वारा बताया गया हो, तो वो उसके लिए बहुत बेहतर होता है और उसी परिस्थिति के अनुसार उसमें निर्मित होता है। अगली विशेषता है चयनात्मक, यानी सेलेक्टिव होता है। मनुष्य आवश्यक और प्रासंगिक जानकारियों को ही प्राथमिकता देता है और उन्हीं को अनुभव करता है। देखिए, चयनात्मक क्यों होती है कि हम जिस चीज को चाहेंगे, जो काम करना चाहेंगे, जो चीज देखना चाहेंगे, हम उसी के प्रति उसमें इंटरेस्ट लेंगे और हमारे अंदर उसी के प्रति अनुभव का निर्माण होगा। अब देखिए, अनुभूति की जो प्रक्रिया होती है वह कैसे चलती है? प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। तो देखिए, इसमें उत्तेजना ग्रहण की जाती है। सबसे पहले हमारी जो इंद्रियां हैं उत्तेजनाओं को ग्रहण करती हैं, ध्वनि के माध्यम से, गंध के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से। फिर उस पर हम ध्यान देते हैं। जैसे ही हमको कोई उत्तेजना मिली, कोई स्टिमुलस मिला, हम उस पर ध्यान देंगे और उस ध्यान के आधार पर देखिए मस्तिष्क में सूचना भेजी जाएगी। फिर हम मस्तिष्क के द्वारा उसकी व्याख्या करेंगे, यानी मस्तिष्क उन संवेदनाओं का विश्लेषण करता है और उन्हें अर्थपूर्ण बनाता है। फिर उसको देखिए संगठित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी मस्तिष्क विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध करता है और फिर लास्ट में उसके प्रति प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स व्यक्त किया जाता है, यानी अंतिम रूप से व्यक्ति उस जानकारी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। ठीक, यानी कि हम किसी चीज को देख के देखिए तुरंत उसके बारे में कुछ नहीं कह देते, पहले अपने दिमाग से उसका निष्कर्ष करते, एनालिसिस करते हैं, तब जाके हम उसके बारे में किसी बात को कहते हैं। देख, अनुभूति के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ परसेप्शन। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ चीजों को देखकर गलत परसेप्शन बना लेते हैं। देखने के बाद उसको पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ, हम जिस चीज को देख रहे हैं उसके बारे में हमारी क्या परसेप्शन है, क्या सचमुच में वो ऐसा ही है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी जीव जंतु के बारे में। तो परसेप्शन को हूबहू उसी प्रकार से नहीं माना जा सकता है जब तक हम उसका एनालिसिस, विश्लेषण न करें। देखिए, अनुभूति का उदाहरण देखिए, सबसे पहला क्या है? दृश्य अनुभूति, यानी विजुअल परसेप्शन। केवल चित्र देखना संवेदना है, लेकिन चित्र को पहचान कर उसके बारे में समझना अनुभूति। यानी हम किसी चित्र को देख रहे हैं तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा? संवेदना। लेकिन उस चित्र को देखकर हम उसमें कुछ समझ रहे हैं, हमको कुछ उसमें जानकारी मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा? अनुभूति हो जाएगा। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए, सड़क पर एक लाल रंग की बत्ती को देखकर समझना कि इसका मतलब रुकना होता है, यानी लाल बत्ती को देखा, वो तो हमारे लिए संवेदना हो गई, लेकिन उसका मतलब हमको जब पता चले कि हाँ, इस लाल बत्ती का मतलब होता है ट्रैफिक पर रुक जाना। दूसरी चीज क्या है? देखिए, श्रवण अनुभूति। इसका उदाहरण देखिए, ऑडिटरी परसेप्शन का। केवल ध्वनि सुनना संवेदना है, लेकिन उसे पहचान कर यह समझना कि कोई आपको बुला रहा है, यह है अनुभूति। यानी हमको कोई बुला रहा है, या हमको लग रहा है कि हमको कोई बुला रहा है, यानी आवाज सुनाई दे रही, लेकिन उस आवाज को जब हम समझें कि वो हम ही को बुला रहा है, वो क्या हो जाएगी? अनुभूति होगी। जैसे देखिए, उदाहरण में, स्कूल की घंटी की आवाज सुनकर यह जानना कि कक्षा समाप्त हो गई। यानी घंटी बजती है तो सुनाई देती है, लेकिन बच्चे इसका मतलब क्या? देखिए, जैसे भी आप लोग देखते होंगे, क्लास में पढ़ते होंगे, जैसे पूरी बेल देर तक बजती है तो आप लोग को क्या अनुभूति है? कि छुट्टी हो गई। तो इसी प्रकार से बेल जो बज रही है तो वो आवाज सुनाई दे रही है, वो संवेदना है, लेकिन उसका अर्थ आपने निकाला कि नहीं, जब देर तक बेल बज रही है तो इसका मतलब छुट्टी हो। उसी प्रकार से देखिए, स्पर्श अनुभूति का उदाहरण देखिए क्या है कि टैक्टाइल परसेप्शन का। किसी वस्तु को छूना संवेदना है, लेकिन उसे छूकर यह समझना कि वह वस्तु गर्म है या ठंडी है या क्या है? अनुभूति है। यानी हम किसी चीज को छू रहे हैं तो हमको संवेदना ग्रहण हो रही है, लेकिन उस संवेदना के आधार पर हम जब कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं ठंडे या गर्म होने का, तो वो क्या है? अनुभूति है। उसी प्रकार देखिए, स्वाद अनुभूति का उदाहरण, टेस्ट परसेप्शन का। भोजन का स्वाद चखना संवेदना है, लेकिन स्वाद के आधार पर यह समझना कि भोजन स्वादिष्ट है या नहीं, यह क्या है? अनुभूति है। ठीक, अब देखिए, शिक्षण और अधिगम में अनुभूति की क्या भूमिका है।
यानी शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में अनुभूति किस प्रकार की भूमिका निभाती है। तो देखिए, अनुभूति शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में मूलभूत भूमिका निभाती है, क्योंकि जब तक बच्चे किसी जानकारी को सही तरीके से समझते नहीं हैं तब तक सीखना संभव नहीं हो पाता है। तो पहली चीज क्या है इसकी, ज्ञान की गहराई के लिए, यानी अनुभूति के द्वारा किसी ज्ञान को गहराई बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, केवल जानकारी प्राप्त करना अधिगम नहीं है, बल्कि उस जानकारी को समझकर उसका अर्थ निकालना अधिगम है। उदाहरण के लिए देखिए, विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ना संवेदना है, लेकिन उसे समझकर उसका दैनिक जीवन में उपयोग करना अनुभूति है। दूसरी चीज देखिए, समस्या समाधान में उपयोगी है। जब बच्चे किसी समस्या को समझकर समाधान निकालते हैं तो उनकी अनुभूति प्रक्रिया सक्रिय होती है। उदाहरण के लिए देखिए, गणित की किसी कठिन समस्या का हल निकालना। इसी प्रकार से देखिए, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग में किस प्रकार से यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उपयोगी है। देखिए, सही और गलत का निर्णय अनुभूति के आधार पर ही किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, परीक्षा में प्रश्न पढ़कर समझना कि कौन सा उत्तर सही होगा। इसी प्रकार से देखिए, रचनात्मक सोच के लिए उपयोगी, यानी क्रिएटिव थिंकिंग में जब बच्चे अपने अनुभूति का उपयोग करके नए विचार और समाधान प्रस्तुत करते हैं तो उनका रचनात्मक विकास होता है। उदाहरण देखिए, चित्रकला में अलग अलग रंगों का प्रयोग करके सुंदर चित्र बनाना एक प्रकार की रचनात्मक सोच को दिखाता है। उसी प्रकार से देखिए, अनुभव आधारित अधिगम, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस प्रकार से अनुभव के आधार पर होती है। प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति विकसित होती है। उदाहरण के लिए देखिए, विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करके विज्ञान के सिद्धांतों को समझना। अब देखिए, इसके लिए शिक्षकों को क्या सुझाव दिया जा सकता है कि अनुभूति का उपयोग किस प्रकार से शिक्षक करें। तो देखिए, पहली सुझाव में क्या है कि बच्चों को सक्रिय रूप से समझने के लिए प्रेरित करें, यानी केवल जानकारी देने के बजाय बच्चों को जानकारी का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी बच्चों को कोई चीज आप बता रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें कि वो उस जानकारी का बेहतर तरीके से विश्लेषण करें, उसको गहराई से समझने का प्रयास करें। दूसरा सुझाव क्या है, प्रश्न पूछें, यानी बच्चों से प्रश्न पूछें जिनसे उनके सोचने और समझने की क्षमता बढ़े। तीसरी सुझाव क्या है, व्यवहारिक अनुभव दें, बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जहां वे स्वयं अनुभव करके जानकारी को समझ सके। चौथा सुझाव क्या है, संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करें, यदि किसी अवधारणा को बच्चों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है तो उनसे रिलेटेड ढेर सारे उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करें, जिससे बच्चों को उस चीज को समझने में बहुत आसानी होगी। और उदाहरण सरल और जीवन से जुड़े होने चाहिए, यानी ऐसा उदाहरण दीजिए जो बच्चे अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हो, उसका उपयोग करते हो। अगला देखिए सुझाव क्या है, आकलन और पुनरावलोकन, यानी असेसमेंट एंड फीडबैक करना चाहिए, यानी बच्चों की अनुभूति का आकलन करना चाहिए और आकलन करने के बाद उनको फीडबैक देना चाहिए, यानी उनकी अगर किसी भी प्रकार की गलतफहमी है तो उसको दूर करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। इसका देखिए क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि अनुभूति अधिगम की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब शिक्षक बच्चों की संवेदनाओं को व्यवस्थित करने में उनकी मदद करते हैं और उनकी समझ को गहरा करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं तो अधिगम अधिक सार्थक, स्थायी और रोचक बनता है। इसीलिए देखिए, शिक्षण में अनुभवात्मक गतिविधियां, प्रश्नोत्तरी और रचनात्मक कार्यों को शामिल करना आवश्यक है ताकि छात्रों की अनुभूति विकसित हो और वे जानकारी को गहराई से समझ सके। यानी इसका शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। हाँ, तो देखिए हमारा जो अगला टर्म है वह है अवधारणा निर्माण, यानी जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट मेकिंग कहते हैं। इसको हम लोग संप्रत्यय भी कहते हैं, संकल्पना भी कहते हैं। अवधारणा या संकल्पना का निर्माण देखिए एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति वस्तुओं, घटनाओं, विचारों या अनुभवों के सामान्य लक्षणों को पहचान कर उनके बारे में सुनिश्चित और स्पष्ट समझ विकसित करता है।
यानी अवधारणा निर्माण या कॉन्सेप्ट का निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम विभिन्न चीजों को देखने के बाद उसके बारे में अपने दिमाग में एक समझ विकसित करते हैं और फिर हम उसी के आधार पर उसके साथ व्यवहार करते हैं या उसी के आधार पर उसका उपयोग करते हैं। देखिए, अवधारणा किसी वस्तु, घटना या विचार के बारे में समान विशेषताओं और गुणों के आधार पर बनाई गई एक मानसिक छवि या विचार भी होती है। यानी हम दो चीजों को देखते हैं और फिर उनके आधार में उनकी समानता, उनकी विशेषता, उनके गुणों को देखकर फिर हम अपने दिमाग में एक विचार बना लेते हैं। देखिए, अवधारणा निर्माण की क्या विशेषता, यानी अवधारणा कॉन्सेप्ट का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता देखिए क्या है कि अवधारणा जो है एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी यह हमारे मस्तिष्क के द्वारा निर्मित होती है। इसमें देखिए व्यक्ति के दिमाग में इसका निर्माण होता है जिसमें वह विभिन्न जानकारियों को संगठित करके निष्कर्ष निकालता है। दूसरी विशेषता होती है यह समानता पर आधारित होती है, यानी किसी समूह की वस्तुओं के समान गुणों के आधार पर अवधारणा बनाई जाती है। यानी एक जैसे मनुष्य है तो एक मनुष्य यदि एक परिवार में रह रहा है तो उस परिवार के किसी एक व्यक्ति के लक्षण के आधार पर सभी लोगों के बारे में एक अवधारणा बना ली जाती है। उसी प्रकार किसी वर्ग के बारे में, जैसे महिलाओं के बारे में बहुत से लोगों के दिमाग में एक पहले से अवधारणा बनी हुई है, तो उसी प्रकार से यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति है तो उसके प्रति भी लोगों के दिमाग में एक अवधारणा बनी हुई है। तो इसी प्रकार से किसी समूह के बारे में लोग अपनी अवधारणा बना देते हैं। तीसरी विशेषता है अनुभव और ज्ञान से विकसित होती है, यानी अवधारणाएं व्यक्ति के अनुभव, शिक्षा और पर्यावरण के आधार पर विकसित होती हैं। व्यक्ति जिस प्रकार का अनुभव करता है, जैसी शिक्षा प्राप्त करता है और उसको जैसा माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, उसी के आधार पर इसको विकसित करता है। चौथी विशेषता यह संगठनात्मक होती है, यानी अवधारणाएं जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करती है। यानी यह जो अवधारणा होती है ये जानकारी को धीरे धीरे एक एक करके व्यवस्थित करके फिर उसको बेहतर बनाती है। अगली विशेषता है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। देखिए, यह अवधारणा कई वस्तुओं पर लागू हो सकती है, जैसे फल अवधारणा से सेब, आम, केला आदि को समझा जा सकता है। यानी कुछ कुछ ऐसी अवधारणाएं होती है जो सार्वभौमिक होती है, यानी एक चीज कह देने से वह सब पर अप्लाई हो। जैसे फल कह दिया गया तो सभी प्रकार के फल, अगर कह दिया गया कि जीवधारी तो सभी प्रकार के जीवधारी। तो इसी तरीके से इसको सार्वभौमिक कहा जा सकता है। अब देखिए अवधारणा का निर्माण कैसा होता है, यानी इसके निर्माण की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट मेकिंग। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसका प्रेक्षण करते हैं। व्यक्ति वस्तुओं, घटनाओं या विचारों का अवलोकन करेगा। उसके बाद देखिए इसमें उदाहरण में देख लेते हैं कि बच्चा विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखता है। फिर उसके बाद देखिए दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, समानताओं और भिन्नताओं की पहचान करेगा, यानी व्यक्ति वस्तुओं के सामान्य और भिन्न गुणों को समझता है। जैसे बच्चा यह जानता है कि सभी पक्षियों के पंख होते हैं, वे उड़ते हैं, लेकिन उनके आकार और रंग भिन्न हो सकते हैं। अब देखिए पहले पक्षी को देखा, फिर उसके बाद वो देखेगा कि इसके पंख हैं कि नहीं, यानी पंख है तो वो उड़ेगा। फिर इनके आकार और रंग भिन्न हो सकते हैं, यानी उसमें फिर अब डिफरेंशिएट करेगा, उनकी विभिन्नताओं को छांटेगा। पहले समानताओं को देखेगा, फिर विभिन्नताओं को देखेगा। उसके बाद देखिए इसका वर्गीकरण करेगा, यानी जो जो गुण समान होंगे उनको एक तरफ कर देगा और जो अलग होंगे उसको अलग कर देगा। तो जिन गुणों को में समानता देखी जाएगी उनका एक वर्ग बना देगा। देखिए समान गुणों वाली वस्तुओं को एक समूह में रखा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप सभी उड़ने वाले जीवों को पक्षी की श्रेणी में रख दिया जाता है। उसके बाद फिर उसका क्या करेगा, सामान्यीकरण करेगा, यानी जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि समान विशेषताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, एक वर्ग में रख दिया जाएगा। अब सबकी विशेषताएं एक समान जनरलाइज कर ली जाएंगी कि हाँ ये पक्षी है, इसके पंख हैं तो ये तो उड़ेगा ही। अब उसमें से हो सकता है कोई पक्षी घायल हो या किसी का पंख सही से विकसित ना हुआ हो, लेकिन जनरलाइजेशन क्या हो गया कि यह तो उड़ेगा ही। देखिए उदाहरण में सभी पक्षियों के पंख होते हैं और वे अंडे देते हैं। अब देखिए
लास्ट में क्या होगा, जनरलाइजेशन के बाद एक कॉन्सेप्ट का निर्माण कर लिया जाएगा, यानी अंतिम रूप में व्यक्ति वस्तु या विचार के बारे में स्पष्ट समझ विकसित कर लेता है। अब देखिए अवधारणा निर्माण के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट मेकिंग। पहला उदाहरण देखिए क्या है, फल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रूट। बच्चा जब सेब, केला, आम, अंगूर आदि को देखता है तो वह यह जानता है कि ये सभी खाने योग्य हैं और यह सभी पेड़ पर उगते हैं, इनमें बीज होते हैं। इसका मतलब कि अवधारणा क्या बनी कि यह सभी फल हैं। उसी प्रकार से देखिए आकार से संबंधित अवधारणा का निर्माण कैसे होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ शेप। बच्चा जब गोल, त्रिकोण, वर्ग आदि आकृतियों को पहचानता है तो वह उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें अलग करता है। देखिए विभिन्न प्रकार की आकृतियां बच्चों के सामने दे दी जाए तो वो उनको उनकी आकृतियों के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत कर लेता है और फिर उसके आधार पर उसको नाम देता है कि यह त्रिभुज है, यह वर्ग है, यह चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से उसको नाम दिया जाता है आकार के आधार पर। अगला देखिए उदाहरण क्या है, संख्या की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। जब बच्चा 1, 2, 3 जैसी संख्याओं को जोड़ता या घटाता है तो वह संख्या और उनके उपयोग को समझता है। उसी प्रकार से चौथा उदाहरण है रंग की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कलर। देखिए बच्चे को जब लाल, नीला, पीला रंग दिया जाता है तो वह उनको देखकर उनके गुणों को पहचानता है और फिर उनके बारे में एक कॉन्सेप्ट मेक करता है। ठीक है, तो ये थे कॉन्सेप्ट के उदाहरण। अब देखिए शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में इस कॉन्सेप्ट निर्माण की क्या भूमिका होती है, इससे क्या फायदा होता है। तो देखिए अवधारणा निर्माण अधिगम की मूल प्रक्रिया होती है, क्योंकि बिना अवधारणाओं के कोई भी व्यक्ति जटिल जानकारी को समझ नहीं सकता। यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी व्यक्ति किसी भी जटिल चीज को नहीं, जब तक उसको उसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक उसको नहीं समझ पाएगा। तो देखिए पहली चीज इसकी उपयोगिता क्या हो जाती है कि ज्ञान की गहराई और स्पष्टता के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है। यानी जब छात्र किसी विषय की अवधारणा को समझते हैं तो उनका ज्ञान गहरा और स्थायी हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने के बाद ही छात्र यह जान सकते हैं कि वस्तुएं नीचे क्यों गिरती, यानी उनको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ाया गया, नियम पढ़ाया गया। अब फिर वो उसके बारे में कॉन्सेप्ट मेकिंग करें। कॉन्सेप्ट मेकिंग की प्रक्रिया मैंने बता दिया, यानी सारी प्रक्रिया को करते हुए जब उनके दिमाग में निष्कर्ष आ जाएगा कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है और उसका जो भार होता है उस वस्तु के भार के बराबर भार से ही खींचती है, तो इस चीज को जब वो समझ जाएगा तो वो जान जाएगा कि सभी वस्तुओं नीचे क्यों गिरती हैं, यानी ऊपर फेंकने पर नीचे गिरती हैं, या जो चीज पृथ्वी पर है तो वो उसी प्रकार से खड़ी रहती है। उसके बाद देखिए समस्या समाधान में इसका उपयोग किया जाता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अवधारणाओं के माध्यम से छात्र समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए गणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग की अवधारणा को समझना। इसको देखिए क्या होता है कि जोड़ना कैसे किया जाता है, घटाना कैसे किया जाता है, गुणा भाग, तो ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हाँ जोड़ ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे घटाया जाता है, ऐसे भाग दिया जाता है। तो बच्चे उस चीज को जब समझ जाते हैं तो उसी को सवाल हल करते समय उपयोग करते हैं। फिर देखिए अगली चीज तर्कशीलता और निर्णय क्षमता के लिए इसका उपयोग होता है। अवधारणाओं के माध्यम से छात्र निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जैसे विज्ञान में ठोस, द्रव और गैस की अवधारणा से विभिन्न पदार्थों को समझते हैं। अब देखिए ठोस, द्रव पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कॉन्सेप्ट मेक कर लिए, अब उसमें उनको यह समझ में आ जाएगा कि हाँ यह वस्तु ठोस है तो यह है, यह गैस है तो ऐसे है, द्रव है तो ऐसे। अब देखिए अगली चीज है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। जब अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं तो छात्र रचनात्मक सोच विकसित कर सकते हैं। जब किसी चीज के बारे में उनकी अवधारणा क्लियर हो जाएगी तब वो क्रिएटिव थिंकिंग शुरू करें, यानी उसी के आधार पर नई नई चीजें बनाना शुरू करेंगे, सुंदर सुंदर चीजें बनाना शुरू करेंगे। देखिए उदाहरण के कला में रंगों की अवधारणा से सुंदर चित्र बनाना। जब बच्चों को पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे कलर हैं, इनका बेहतर उपयोग करके कैसे हम अच्छी चित्रकारी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगली चीज है नई जानकारियों का अधिगम, लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन। पूर्ववर्ती अवधारणाएं नई अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। जैसे किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से कुछ जानकारी है तो बाद में नई चीजों को समझने में उसका उपयोग करके उसको और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
जैसे देखिए उदाहरण के लिए, यदि छात्र पहले से सजीव और निर्जीव की अवधारणा को जानता है तो वह पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर तरीके से समझ सकता है। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, कुछ सजीव चीजें भी होती हैं, कुछ निर्जीव चीजें होती हैं, जीव जंतु भी होते हैं और बहुत सारे मिट्टी जल वायु होते हैं। तो इनके बारे में अगर वो पहले से जानता रहता है तो पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में उसको कभी कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए शिक्षकों के लिए सुझाव, यानी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड शिक्षकों के लिए क्या सुझाव है, सजेशन फॉर टीचर। देखिए पहली चीज क्या है कि टीचर्स को सजीव उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए, नहीं ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो बच्चों से जुड़े हों, उनके जीवन से, उनके आसपास के रोजमर्रा के उनके लाइफ में वो जुड़े होने चाहिए। देखिए अवधारणाओं को समझने के लिए जीवन से जुड़े उदाहरण देने चाहिए। दूसरी चीज देखिए व्यवहारिक गतिविधियां कराएं, यानी छात्रों को जो चीज बताएं समझाएं उनको व्यवहारिक रूप से करने के लिए कहें। इससे क्या होगा, उनको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव मिलेगा और वो उस चीज को और भी बेहतर तरीके से जान जाएंगे। तीसरी चीज क्या है, प्रश्नोत्तर पद्धति, यानी क्वेश्चन आंसर मेथड अप्लाई करें। छात्रों से कोई चीज बताने के बाद, समझाने के बाद उनसे प्रश्न पूछें और जिससे वह उस अवधारणा पर सोच सकें। चौथी चीज क्या है, चित्र और मॉडल का उपयोग करें। विभिन्न प्रकार के चित्रों का, चार्ट्स का, मॉडल का उपयोग करके किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बच्चों को क्लियर कर दें। अगली चीज क्या है, समीक्षा और पुनरावलोकन करें, यानी छात्र जो भी कुछ कर रहे हैं, जो आंसर बता रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उसको रिव्यू करिए और फिर उसको उनकी जितनी भी कमियां हैं, गलतफहमियां हैं, उसको दूर कर दीजिए। तब जाके किसी भी चीज के बारे में उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार देखिए अब इसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि अवधारणा निर्माण शिक्षण और अधिगम का आधार है। यदि छात्रों की अवधारणाएं स्पष्ट हैं तो वे जटिल जानकारी को आसानी से समझ सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, रचनात्मक सोच विकसित कर सकते हैं। शिक्षकों को अवधारणाओं को सजीव, सरल और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझना चाहिए, जिससे छात्रों का अधिगम प्रभावी, स्थायी और रोचक बन सके। देखिए किसी भी चीज के बारे में जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो देखिए वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, और जैसे ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहे, कोई आपको कितना भी बताता चला जाए वो बात समझ में नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि पहले किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जान लीजिए। और कॉन्सेप्ट का मतलब ही हो गया कि उसकी अवधारणा, संप्रत्यय, संकल्पना को जब जान जाएंगे तो आगे कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी बताया जाएगा, आपको कठिनाई नहीं। तो देखिए इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 4 चीजों का अध्ययन किया। पहली चीज क्या थी, इंस्टिंक्ट, यानी हमारी मूल प्रवृत्ति। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेंसेशन, यानी अनुभूति, और परसेप्शन, सेंसेशन का मतलब संवेदना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परसेप्शन यानी अनुभूति, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट, यानी संप्रत्यय, संकल्पना या अवधारणा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने देखिए 4 महत्वपूर्ण टर्म का अध्ययन किया। आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की जो चीजें हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे, और उसमें मैं आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आप लोगों ने अपने आप को मेरी इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।